नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, क्या आपने कभी सोचा है कि हम 15-20 साल स्कूल और कॉलेज में बिताते हैं, लेकिन हमें पैसा कैसे कमाना है या पैसा कैसे काम करता है ये कोई क्यों नहीं सिखाता? बिल्कुल आरके, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहता है कि हमारी 90% आर्थिक परेशानियां पैसे की कमी से नहीं बल्कि हमारे पुअर माइंडसेट की वजह से होती है। हम पूरी जिंदगी चूहा दौड़ यानी रैट रेस में फंसे रहते हैं, ईएमआई भरते हैं और सोचते हैं कि बस अगली सैलरी बढ़ जाए तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और आज हम उसी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को डिकोड करने जा रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल फाइनेंस किताब रिच डैड पुअर डैड के साथ। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक एसेट और लायबिलिटी के बीच का वो मनोवैज्ञानिक अंतर क्या है जो मिडिल क्लास को हमेशा कर्ज में और अमीरों को और अमीर बनाता है। तो अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, जॉब की इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने बिजनेस या करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपकी जिंदगी बदल देगा। चलिए पैसे का असली खेल समझते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। ये विषय है आर्थिक समझ और पैसे को लेकर हमारी अपनी सोच। हाँ, और हमारे पास कुछ ऐसे विचार हैं जो एक सवाल खड़ा करते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो शायद गरीब या मध्यम वर्ग के परिवार नहीं सिखा पाते। बिल्कुल, और हमारा मिशन भी यही है कि वो जो एक पारंपरिक सलाह है ना, जो हम सबने सुनी है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, हाँ, और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, तो हम इसी सोच के तह तक जाना चाहते हैं। क्या अच्छी शिक्षा और कड़ी मेहनत ही मतलब आर्थिक सफलता की गारंटी है? या फिर पैसे का कोई ऐसा खेल भी है जिसके नियम हमें कभी ठीक से सिखाए ही नहीं गए? यही सवाल आज की चर्चा की नींव है। बिल्कुल, और इन विचारों का जो स्रोत है वो हमें सीधे दो पिताओं की दुनिया में ले जाता है। एक तरफ है लेखक के पिता, बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर, लेकिन सारी उम्र आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, पर वो अपने शहर के सबसे अमीर और मतलब प्रभावशाली लोगों में से एक बने। तो ये तो एक ही बच्चे के लिए बहुत ही अजीब स्थिति रही होगी। हाँ, सोचिए, एक तरफ से आवाज आती होगी ऐसा करो, तो दूसरी तरफ से नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा करो। और ये फर्क सिर्फ छोटा मोटा नहीं था, है ना? नहीं, बहुत गहरा था, जमीन आसमान का। सोचिए, एक पिता कहते हैं पैसे का मोह ही सारी बुराइयों की जड़ है, जो कि एक बहुत आम बात है, हमने कई बार सुनी है। हाँ, और वही दूसरे पिता कहते हैं पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। वाह, ये तो मतलब पूरी सोच ही पलट दी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वाक्य का अंतर नहीं है, ये जिंदगी जीने के अलग अलग दर्शन है। एक पिता की सलाह थी खूब मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पा सको, क्योंकि एक बहुत ही सेफ सलाह लगती है। हाँ, सुरक्षित। पर दूसरे पिता की सलाह थी खूब मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक दिन किसी अच्छी कंपनी को खरीद सको। एक नौकरी ढूंढने की बात कर रहा है, दूसरा नौकरी देने वाला बनने की। एग्जैक्टली। एक सुरक्षा की बात कर रहा है, दूसरा नियंत्रण की। और मैंने सुना है घर को लेके भी उनके विचार बिल्कुल अलग थे। बहुत अलग। पढ़े लिखे पिता मानते थे कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो आज भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं। हाँ, लेकिन अमीर पिता का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है, मेरी सबसे बड़ी देनदारी। तो इस उलझन में वो बच्चा क्या करे? उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो किसी एक की बात को आंख बंद करके मान ले, या फिर दोनों की बातों पर सोचे, तुलना करे और खुद के लिए सच खोजे। और यहीं से उसकी असली वित्तीय शिक्षा की शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो चलिए इसी शिक्षा के पहले सबक पर आते हैं, जो एक मुख्य विचार है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम तो देखते हैं कि अमीर लोग शायद सबसे ज्यादा काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वाक्य अधूरा है अगर हम इसके पीछे की सोच को न समझें। जब कहा जाता है कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करते। इसका मतलब है कि उनकी प्रेरणा, वो डर या लालच नहीं होता। अच्छा। ज्यादातर लोग एक चक्कर में फंसे होते हैं जिसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहा गया है। चूहा दौड़ मतलब एक ही गोल चक्कर में भागते रहना बिना कहीं पहुंचे। बिल्कुल। और इस दौड़ को दो भावनाएं चलाती हैं। पहली है डर, पैसे न होने का डर, बिल न चुका पाने का डर। हाँ, नौकरी खोने का डर,
यही डर हमें सुबह बिस्तर से उठाता है और काम पर भेजता है। और जैसे ही वो तनख्वाह हाथ में आती है, दूसरी भावना जाग जाती है, लालच या इच्छा। हम उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो हम उस पैसे से खरीद सकते हैं। एक बेहतर फोन, एक बड़ी गाड़ी, छुट्टियां, और फिर महीने के अंत में हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। और अगले महीने फिर वही चक्कर, जागना, काम पर जाना, बिल चुकाना। यही है वो चूहा दौड़। इस नजरिए से देखें तो नौकरी इस लंबी समस्या का एक छोटा सा समाधान है। ये डर को कुछ देर के लिए शांत कर देती है, पर उस दौड़ से बाहर नहीं निकालती। सही। और अमीर पिता का मुख्य सबक यही था कि इस जाल से निकलने का रास्ता अपनी भावनाओं से लड़ना नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना है। हाँ, पैसे के लिए काम करने के बजाय ये सीखना है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। ठीक है, तो अगर चूहा दौड़ से बाहर निकलना है तो सवाल यह है कि अमीर लोग करते क्या हैं, और मुझे लगता है ये हमें दूसरे और शायद सबसे जरूरी सबक की ओर ले जाता है। हाँ, और ये सबक है पैसे की भाषा सीखने के बारे में। और इसका सबसे जरूरी मतलब एकमात्र नियम है संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर समझना। एसेट और लायबिलिटी। बिल्कुल। और एक बार जब आप ये अंतर समझ जाएं, तो पूरी जिंदगी सिर्फ संपत्ति खरीदने पर ध्यान केंद्रित करना। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, तो इसकी एक सरल परिभाषा क्या हो सकती है? किताब इसे बहुत ही सरल बना देती है। संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ओके। और दायित्व वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही? हाँ, पूरी कहानी पैसे के बहाव की है, मतलब कैश फ्लो की, कि पैसा आपकी जिंदगी में आता कैसे है और जाता कैसे है। कैश फ्लो, ठीक है। तो इस नजरिए से एक गरीब, एक मध्यम वर्गीय और एक अमीर व्यक्ति के जीवन में पैसे का बहाव कैसा दिखता है? चलिए एक एक करके देखते हैं। एक गरीब व्यक्ति के जीवन में पैसा नौकरी से आता है और सीधे खर्चों में चला जाता है। टैक्स, भोजन, किराया। सही। उनका संपत्ति वाला कॉलम खाली रहता है। अब आते हैं मध्यम वर्ग पर। यहाँ कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि मध्यम वर्ग तो निवेश करता है, घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है। वो तो संपत्ति बना रहे होते हैं ना, है ना? वो यही सोचते हैं। पर अगर हम अपनी सरल परिभाषा पर वापस जाएं, तो क्या होता है? वेतन आता है और वो उससे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल जैसी चीजें चुकाते हैं। तो ये सारी चीजें हर महीने उनकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। तो इस परिभाषा के हिसाब से वो असल में संपत्ति नहीं बल्कि दायित्व खरीद रहे हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से ज्यादा तनख्वाह के बाद भी वो आर्थिक रूप से फंसे हुए महसूस करते हैं। समझ आया। तो फिर अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा दिखता है? अमीर व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर होता है। वो अपनी आय से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके लिए और आय बनाए, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड। हाँ, या ऐसा रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उनकी संपत्ति उनके लिए पैसा कमाती है। ये आय उनके खर्चों को पूरा करती है और जो पैसा बचता है उसे वो फिर से और संपत्ति खरीदने में लगा देते हैं। बिल्कुल। उनका संपत्ति वाला कॉलम लगातार बढ़ता जाता है और एक दिन उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं रहती। यही वित्तीय स्वतंत्रता है। ये तो एक बहुत बड़ा मतलब वैचारिक बदलाव है, और इसी से वो बहस भी समझ आती है कि घर एक संपत्ति है या दायित्व। ये एक ऐसा विचार है जिससे बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे। अपना घर होना तो एक उपलब्धि मानी जाती है। आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है, और लेखक इस भावनात्मक पहलू को नकारते नहीं है। घर सुरक्षा देता है, आराम देता है, वो सब ठीक है। लेकिन विशुद्ध वित्तीय दृष्टिकोण से अगर हम सिर्फ कैश फ्लो के नजरिए से देखें, तो ज्यादातर लोगों के लिए उनका घर एक दायित्व है। हाँ, क्योंकि वो हर महीने उनकी जेब से पैसा निकालता है। प्रॉपर्टी टैक्स, रखरखाव, लोन की किश्तें। वो आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा। सही कहा। अमीर डैडी के लिए एक घर संपत्ति तभी होता जब वो उसे किराए पर देकर उससे आय कमा रहे होते। तो ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खरीदते हैं, बल्कि इस पर कि वो चीज पैसा आपकी जेब में डाल रही है या निकाल रही है। यही नजरिया सब कुछ बदल देता है। अच्छा, इन दो मुख्य सबकों के अलावा किताब में और भी कई जरूरी विचार हैं। एक है अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अपनी नौकरी करते हुए भी अपना असली ध्यान अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर रखें। अच्छा।
आपकी नौकरी आपका पेशा है, पर आपका व्यवसाय आपकी संपत्ति है। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका पेशा मरीजों का इलाज करना है, पर उसका व्यवसाय वो क्लिनिक हो सकता है जिसका वो मालिक है, या उसके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण। नौकरी आपको बिल चुकाने में मदद करती है, लेकिन असली दौलत आपके व्यवसाय से, यानी आपकी संपत्ति से बनती है। और दौलत बनाने में एक और चीज बहुत मायने रखती है, टैक्स। हाँ, ऐसा लगता है जैसे अमीर लोग टैक्स का खेल बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। नियम सबके लिए एक ही हैं, पर वो नियमों को बेहतर समझते हैं। एक सामान्य कर्मचारी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले कमाओ, फिर सरकार को टैक्स दो, और फिर जो बचे उससे खर्च करो। हाँ, हमारी सैलरी से तो टैक्स कटकर ही हाथ में आता है। सही। वहीं अमीर लोग अक्सर कॉरपोरेशंस के जरिए काम करते हैं, और कॉरपोरेशन का फॉर्मूला उल्टा है। पहले कमाओ, फिर अपने सारे खर्चे करो, और फिर जो अंत में बचता है उस पर टैक्स दो। ओहो, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। ये कानूनी ढांचा उन्हें अपने बहुत से खर्चों को टैक्स देने से पहले ही अपनी आय से घटाने की अनुमति देता है, जो एक कर्मचारी कभी नहीं कर सकता। नहीं, ये पैसे के नियमों को समझने का एक बड़ा उदाहरण है। ये तो सच में खेल के नियमों को जानना है। इसी तरह सीखने को लेकर भी एक अलग नजरिया है। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। और ये सलाह लंबी अवधि की सोच पर आधारित है। करियर के शुरुआती दौर में उन नौकरियों को प्राथमिकता दो जहां तुम सबसे ज्यादा सीख सकते हो, भले ही वेतन थोड़ा कम हो। कौन से कौशल, मतलब स्किल्स? खास तौर पर बिक्री, संचार, मार्केटिंग, प्रबंधन, ये स्किल्स आपको लंबे समय में कहीं ज्यादा अमीर बनाएंगी। तो पैसे के पीछे भागने के बजाय कौशल के पीछे भागना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, पैसा तो बस परिणाम है। ये सब कुछ जुड़ा है वित्तीय बुद्धि से, यानी फाइनेंशियल आईक्यू से। हाँ, और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये है रचनात्मकता। ये विकल्पों को देखने की क्षमता है। ये जानना कि जब अवसर सामने आए तो क्या करना है, या जब कुछ गलत हो जाए तो एक छोटी सी चीज को एक बड़े अवसर में कैसे बदलना है। और शायद इन सब विचारों का सार इस एक बात में छिपा है कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यही सार है। किताब कहती है कि पैसा असली नहीं है, ये बस एक विचार है, एक समझौता। हाँ, असली संपत्ति आपका दिमाग है। अगर इसे सही से ट्रेन किया जाए तो ये पल भर में दौलत बना सकता है। सूचना के युग में दौलत विचारों से बनती है, फैक्ट्रियों से नहीं। बिल्कुल। इसलिए सबसे बड़ा निवेश जो कोई भी कर सकता है वो अपने दिमाग में है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोणों को समझा। एक रास्ता है जो हमें नौकरी की सुरक्षा और उस चूहा दौड़ में ले जाता है, जहां ज्यादा पैसा अक्सर ज्यादा खर्च और ज्यादा तनाव लाता है। और दूसरा रास्ता है जो संपत्ति बनाने, पैसे से अपने लिए काम करवाने और अंत में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। और इसके मुख्य सबक बहुत स्पष्ट है। संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर समझना, अपने कैश फ्लो पर नियंत्रण रखना, और सबसे बढ़कर अपने सबसे शक्तिशाली औजार, अपने दिमाग में लगातार निवेश करना, सीखते रहना। और इस चर्चा के अंत में एक विचार मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमारे हाथ में आने वाला हर रुपया, चाहे वो 1 हो या 1 लाख, हमें एक चुनाव करने की शक्ति देता है कि हम उस रुपए से गरीब, मध्यम वर्ग या अमीर बनने का चुनाव कर रहे हैं। और अगर ये सच है कि दौलत बनाने की शुरुआत हमारे विचारों से होती है, तो ये सोचने वाली बात है कि आज हम अपने विचारों और अपने हर रुपए से अपने लिए कौन सा भविष्य चुन रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की वो फाइनेंशियल साइकोलॉजी जो साबित करती है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ पैसा कमाने यानी एक्टिव इनकम पर नहीं, बल्कि एसेट्स यानी असेट्स बनाने पर फोकस करेंगे। अगर आज आपको वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट समझ आ गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को कंफर्म करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा पैसों की तंगी की शिकायत करते हैं। और पॉडकास्ट कैसा लगा, इसके सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर दें। और अब आज का वो सवाल जो आपकी मनी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट लेगा।
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लोग लायबिलिटी खरीदते हैं और उसे एसेट समझ बैठते हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ही ईमानदारी से खुद का फाइनेंशियल एनालिसिस करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आज की तारीख में आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी यानी जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है क्या है, और आप अपना पहला एसेट यानी जो आपकी जेब में पैसा डालेगा क्या बनाने वाले हैं, जैसे स्टॉक्स, नया बिजनेस या कोई नई स्किल। अपना फ्यूचर एसेट आज ही कमेंट बॉक्स में डिक्लेयर कर दीजिए। देखते हैं कौन सच में रैट रेस से बाहर निकलने वाला है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे फाइनेंस और सक्सेस के एक नए रहस्य और नई किताब के साथ। तब तक के लिए एसेट्स बनाते रहिए और अमीर बनते रहिए। धन्यवाद।